नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की पहली वीडियो। आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों से दिसंबर के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में कंपटीशन वॉर के टेलीग्राम चैनल के अलावा इस चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो कहां यूजफुल होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आइए हम दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिसंबर के करंट में पहली ही न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के अंदर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय दोस्तों तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। याद रहे, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत की जा रही है। आप सबको बता दूं, यदि आप नहीं जानते, तो आंध्र प्रदेश पहले जो तेलंगाना था, तो तेलंगाना है वह आंध्र प्रदेश के ही अंदर था। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक आंध्र प्रदेश जो मूल आंध्र प्रदेश था वो, दूसरा तेलंगाना एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से ही निकलकर आया। तो इसी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंदर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में दोनों राज्यों में एक एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 है, इसी के तहत दोनों राज्यों के अंदर यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ पर आपको लिखा है कंटेंट, आंध्र प्रदेश में दोस्तों 2019 में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, जबकि तेलंगाना के अंदर जमीन आवंटन में देरी से अभी तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो अब सारा मामला क्लियर हो चुका है लैंड से संबंधित। तो अब समक्का सरक्का केंद्रीय जो जनजातीय विश्वविद्यालय है वह तेलंगाना के अंदर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, दो विश्वविद्यालय जो जनजातीय विश्वविद्यालय हैं वो पहले ही स्थापित हो चुके हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि विजयनगरम में स्थापित हुआ। यह सेकंड जो है विश्वविद्यालय है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय देश का। लेकिन पहला जनजातीय विश्वविद्यालय देश का है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। ठीक है, तो ये समक्का सरक्का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, ये अपने आप में थर्ड होगा, थर्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जनजातियों को डेडिकेटेड देश के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कंटेंट आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस प्रदेश के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तेलंगाना। दोस्तों, अगली न्यूज है गुजरात से, और गुजरात का गरबा नृत्य अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में एक अमूर्त विरासत के रूप में शामिल की गई है। तो इसी पर आइए डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए गरबा नृत्य। दिसंबर 2023 के अंदर दोस्तों दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई जो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति है, उसकी 18वीं बैठक का आयोजन किया गया। और इसी बैठक के दौरान दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए जो सुरक्षा के संबंध में 2003 का कन्वेंशन है, उसी के तहत गरबा नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, दो तरह की विरासतें होती हैं, एक मूर्त और अमूर्त, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। तो इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और मूर्त सांस्कृतिक विरासत में जैसे किसी मंदिर को दे दिया, ठीक है, मंदिर को अगर यूनेस्को ने दर्जा दिया तो वो मूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि मूर्त रूप में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, और याद रहे कि गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। भारत में दोस्तों 9 दिवसीय ये हिंदू त्योहार मनाया जाता है, नवरात्रि। उसी के दौरान पूरे गुजरात ही नहीं पूरे देश के अंदर गरबा नृत्य किया जाता है। यह दोस्तों महिलाओं द्वारा एक मिट्टी के बर्तन को सिर पर रखकर चारों ओर किया जाने वाला नृत्य है, जिसे क्या कहा जाता है, गरबा, जिसमें पानी भरा होता है।
दोस्तों परंपरागत रूप से गर्भा की उत्पत्ति गर्भद्वीप नामक दीपक से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि बर्तन के अंदर रखा हुआ दीपक। आई होप दोस्तों गर्भा से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये नृत्य जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, कुछ और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, मतलब और कुछ कल्चर है, जैसे कि कुंभ मेला और कई चीजें हैं जो ऑलरेडी यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की श्रेणी में शामिल की गई हैं। तो उसकी सूची मैंने एक वीडियो के अंदर दी हुई है, पूरी जितनी भी अभी तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भारत के तरफ से यूनेस्को में शामिल है उसकी। तो आप लोग जब करंट अफेयर्स की वीडियो विस्तार पूर्वक देखेंगे वन बाय वन, तो वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। तो इसलिए दोबारा हमने वो श्रेणी यहाँ पर रिपीट करना उचित नहीं समझा। तो याद रखिएगा, गरबा नृत्य से आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग डिस्कशन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोस्तों हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 को भारत और विश्व स्तर पर एक मलेरिया की खतरनाक स्थिति पर यह रिपोर्ट प्रकाश डालती है। तो WHO द्वारा जारी किया जाता है विश्व मलेरिया रिपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ वैश्विक वृद्धि बड़ी तेजी से हुई है, जो कि महामारी से पहले के स्तर को पार कर चुकी है। यानी कि महामारी कौन सी? तो कोविड-19 महामारी के पहले का जो स्तर था उसको अब विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अंदर मलेरिया के मामले क्रॉस कर चुके हैं। कोविड-19 के व्यवधान, दवा प्रतिरोध, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां जो है वो वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया के लिए एक खतरा पैदा कर रही हैं। दोस्तों वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले सिर्फ दुनिया के 29 देशों से ही आते हैं। 4 देश दोस्तों, जिसमें नाइजीरिया में 27% मामले आते हैं मलेरिया के, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 12%, युगांडा में 5% और मोजाम्बिक के अंदर 4%। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के इन 4 राज्यों में लगभग 4 देशों में लगभग आधे मामले जो है मलेरिया के दर्ज किए जाते हैं। तो इतना इस रिपोर्ट के संबंध में याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट में। 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले सिर्फ भारत में देखे गए। दक्षिण पूर्व एशिया में काफी बड़ा आंकड़ा है, भारत में 66% मामले मलेरिया के यहाँ पर दर्ज किए गए। प्लाज्मोडियम विवैक्स एक प्रोटोजोआ परजीवी ने इस क्षेत्र में लगभग 46% मामलों में योगदान दिया है। 2015 के बाद से दोस्तों मामलों में 55% की कमी के बावजूद भारत वैश्विक मलेरिया बोझ में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन चुका है। यानी कि वैश्विक मलेरिया की जो कुल मामले हैं उसमें भारत एक बड़ा योगदान करता है। दोस्तों भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 2023 में बेमौसम बारिश से जुड़े मामलों में वृद्धि होना इसमें शामिल है। WHO के अनुसार दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में लगभग 94% मौतें भारत और इंडोनेशिया से ही होती हैं। याद रखिएगा, काफी चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा है मलेरिया के संबंध में, और भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के बारे में। दोस्तों WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो लक्ष्य है वर्ष 2025 तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% और 2030 तक 90% कम करने का लक्ष्य जो है WHO लेकर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया की कुछ वैक्सीन है, नाम आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो पहली वैक्सीन का नाम क्या है? RTS-AS01 और दूसरी वैक्सीन का नाम है दोस्तों R21 मैट्रिक्स M। तो ये वैक्सीन आप लोग जरूर याद रखिएगा। वैक्सीन का नाम है जैसे RTS-S तो /AS01, तो ये एक वैक्सीन हो गई, और R21 मैट्रिक्स M ये दूसरी वैक्सीन का नाम है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 4 वैक्सीन का नाम दिया हो, ये सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, और ये दोनों नाम है, आप किसी भी नाम से इसको संबोधित कर सकते हैं। तो WHO द्वारा संशोधित ये वैक्सीन है मलेरिया के लिए, तो काफी ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के बारे में अपनी सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीजें पढ़ते हैं,
कि मलेरिया क्या होता है, किस कारण से फैलता है, इसके लिए मच्छर कौन सा जिम्मेदार होता है, आदि इत्यादि चीजें, कुछ थोड़ा सा कंटेंट हम यहाँ पर देखेंगे। तो मलेरिया दोस्तों एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। याद रखिएगा, कौन से परजीवी? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी प्रजातियां हैं जो कि मनुष्य में मलेरिया का कारण बनाती हैं, तथा इनमें से दो प्रजातियां, इन प्रजातियों का नाम आप लोगों को याद रखना है। पहली है पी फॉल्सिपेरम, ठीक है, पी फॉल्सिपेरम, और दूसरी है पी विवैक्स। ये दोनों प्रजातियां सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। दोस्तों मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिएगा, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया, इसको याद रखिएगा। और हाँ, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ये दिया हुआ है 25 अप्रैल, याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मच्छर जिस अगले व्यक्ति को भी काटता है, मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। परजीवी यकृत तक पहुंचकर दोस्तों परिपक्व हो जाते हैं तथा फिर रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। दोस्तों मलेरिया के लक्षणों में बुखार, फ्लू जैसी व्याधियां शामिल हैं, जिसमें ठंड लगने के साथ साथ कपकपी आती है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल होती है। विशेष रूप से दोस्तों मलेरिया रोकथाम और उपचार योग्य दोनों है। ठीक है, तो इतना सामान्य ज्ञान आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए कुछ बात करते हैं मलेरिया से संबंधित क्या क्या हमने अभी तक पहले प्रारंभ की, यानी कि योजनाओं को, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज मलेरिया के संबंध में बनाई गई है। दोस्तों समय समय पर विभिन्न उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा मलेरिया की रोकथाम से संबंधित कुछ पहले प्रारंभ की गई हैं, तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों WHO द्वारा वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम भी चलाया गया है। WHO द्वारा GMP यानी कि विश्व मलेरिया जो कार्यक्रम है, मलेरिया को नियंत्रित तथा खत्म करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों में समन्वय के लिए ये उत्तरदायी है। इसका कार्यान्वयन दोस्तों मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई वर्ष 2021 में अद्यतन की गई मलेरिया की रोकथाम के लिए वैश्विक तकनीक रणनीति 2016 से 30 द्वारा ये निर्देशित है। याद रखिएगा, इस रणनीति के दोस्तों वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया की घटनाओं तथा मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों WHO ने वर्ष 2021 में E2025 पहल शुरू की है। याद रखिएगा, E2025 पहल आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस लिए प्रारंभ की गई है और किसने प्रारंभ किया, आपसे दोनों से चीजें पूछी जा सकती है। तो मलेरिया की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2021 में E2025 पहल प्रारंभ की गई थी, और इस पहल का लक्ष्य दोस्तों 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकना है। और यहाँ पर एक पहल और आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक पहल ये है हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट, HBHI। ये पहल आप लोग जरूर याद रखिएगा, E25 और हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट। ये पहल की शुरुआत दोस्तों 2019 में भारत के 4 राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। यह कीटनाशक वितरण के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने पर केंद्रित एक पहल है। तो आप लोग इस पहल को भारत सरकार के द्वारा जो 4 राज्यों में शुरू की गई है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस डिस्कशन में आज इतना ही, और हम फिर किसी डिस्कशन में आपसे मुखातिब होंगे। और ये डिस्कशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि हाँ आपको इतना वीडियो देखने के बाद कुछ लगा हो कि हाँ आपके काम की चीज है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और हाँ, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।